आप सभी दोस्तों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्री राम क्लासेस में। और दोस्तों आज हम बात करेंगे रीट लेवल 2 कक्षा 6 से 8 के लिए जो पेपर होता है उसमें भाषा प्रथम के रूप में हिंदी के जो पेपर हुए हैं अब तक के जितने भी रीट या फिर आरटेट के उन सभी प्रश्नों की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। अब तक राजस्थान में कुल 4 रीट यानी कि 2 रीट और 2 आरटेट का एग्ज़ाम हो चुका है। आरटेट एग्ज़ाम 2011, 2012 और रीट एग्ज़ाम 2015 और 2017। तो इन चारों में राजस्थान में जो हुई टेट परीक्षा उनमें भाषा प्रथम हिंदी के जो प्रश्न पूछे गए हैं 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उन प्रश्नों की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो ये भाषा प्रथम में जो प्रश्न पूछे गए हिंदी के वो सारे प्रश्न आपके सामने होंगे। तो कुल मिला के आपके 120 प्रश्न इन चारों रीट या फिर आरटेट के एग्ज़ाम को मिलाकर कुल 120 हिंदी के प्रश्न होंगे जिनकी इस वीडियो में मैं चर्चा करूंगा आपके साथ। तो आप बने रहिए, वीडियो को अंत तक देखते रहिए। इससे पहले दोस्तों मैंने रीट लेवल 2 के लिए साइकोलॉजी यानी कि बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के अब तक आए हुए प्रश्नों के चारों पेपर के अलग से मैंने वीडियो बना रखा है। तो जिसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप वहाँ से देख सकते हैं या फिर ऊपर आई बटन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो आप वो वीडियो भी ज़रूर देखें। अब बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं रीट लेवल 2 में हिंदी भाषा प्रथम के रूप में। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे रीट 2017 का जो पेपर हुआ था 11 फरवरी 2018 को, उसमें हिंदी भाषा प्रथम के रूप में 30 प्रश्न पूछे गए थे। तो इन प्रश्नों की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। फिर इसके बाद में हम चर्चा करेंगे 2015 वाले रीट के पेपर की, उसके बाद में आरटेट 2012 और उसके बाद में हम लास्ट में आरटेट 2011 के पेपर की चर्चा करेंगे। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, इसमें खंड सेकंड भाग जो होता है उसमें भाषा प्रथम हिंदी के रूप में ये है। 31वां प्रश्न है ये पेपर का। मैं केवल इसीलिए यहाँ आया था, वाक्य में कौन सी अशुद्धि हैं? तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, अवयव संबंधी, क्रिया संबंधी, लिंग प्रयोग संबंधी और वचन संबंधी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अवयव संबंधी। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। प्रश्न नंबर 32 है, जीवन और साहित्य का घोर संबंध है, वाक्य का शुद्ध रूप कौन? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर है। जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है, ये इसका जो सही उत्तर होगा, घनिष्ठ संबंध है। प्रश्न नंबर 33, वस्तु की पूर्ति की तुलना में मांग अधिक, इस आशय को लेकर कौन सी लोकोक्ति है? वस्तु की पूर्ति की तुलना में मांग अधिक है, तो इससे संबंधित कौन सी लोकोक्ति हैं? ऊँट के मुंह में जीरा, ऊंचे दुकान फीके पकवान, एक अनार 100 बीमार, आधा तितर आधा बटेर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एक अनार और 100 बीमार। प्रश्न नंबर 34, घास काटना मुहावरे का सही अर्थ बताइए। तो इसका सही उत्तर है गुणवत्ता का ध्यान रखे बिना जैसे तैसे काम को निपटाना। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न की बात करें, प्रश्न नंबर 35, विद्वान सब जगह पूजा जाता है, वाक्य में क्या प्रयुक्त हुआ है? सर्वनाम, संज्ञा, विशेषण या क्रिया विशेषण? तो बोर्ड की ओर से इस प्रश्न में जो बोनस दिया गया था। नेक्स्ट है 36वां प्रश्न, उद्बोधन विधि का उपभेद नहीं है, उद्बोधन विधि का उपभेद नहीं है, दृश्य विधान, अभिनय, कहानी और अनुवाद। इनमें से जो उद्बोधन विधि है उसका उपभेद नहीं है वो है अनुवाद। अनुवाद इसका उपभेद नहीं है। प्रश्न नंबर 37, व्याकरण शिक्षा स्वतंत्र रूप से किस विधि में नहीं दी जाती है? नहीं दी जाती पूछा गया इसमें। तो भाषा संसर्ग विधि, आगमन विधि, निगमन विधि, पाठ्यपुस्तक विधि। तो इनमें से जो भाषा संसर्ग विधि हैं इसमें व्याकरण शिक्षा स्वतंत्र रूप से नहीं दी जाती, बाकी तीनों में जो दी जाती हैं। प्रश्न नंबर 38 है, BS ब्लूम ने शिक्षा में कौन सा नवीन आयाम दिया? हर्बर्ट उपागम, मूल्यांकन उपागम, ICEM उपागम, मॉरिसन उपागम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2 मूल्यांकन उपागम, जो कि BS ब्लूम के द्वारा दिया गया है। प्रश्न नंबर 39,
विश्लेषणात्मक विधि में प्रयोग होता है शब्द से वर्ण, वर्ण से शब्द, शब्द से वाक्य, वाक्य से पैराग्राफ। तो विश्लेषणात्मक विधि में जो शब्द से वर्ण इसका प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 40, 31 का मानक रूप है। तो इसमें 4 ऑप्शन गलत है, तो इस प्रश्न में भी बोर्ड की ओर से बोनस अंक दिया गया था। प्रश्न नंबर 41, वर्तनी की विधिवत शिक्षा का ज्ञान किस स्तर पर हो जाना चाहिए? प्राथमिक स्तर, उच्च प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर, उच्च माध्यमिक स्तर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट वाला, प्राथमिक स्तर पर वर्तनी की विधिवत शिक्षा का ज्ञान हो जाना चाहिए। प्रश्न नंबर 42 है, भाषिक सामग्री हैं मूल विषय वस्तु, प्रत्यय, मूल विषय वस्तु एवं प्रत्यय और शब्दावली। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 शब्दावली इसका जो सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 43 है, बुलेटिन बोर्ड हैं श्रव्य सामग्री, दृश्य सामग्री, श्रव्य दृश्य सामग्री, कोमल सामग्री। करेक्ट आंसर इसका दृश्य सामग्री। प्रश्न नंबर 44, अधिक विश्वसनीय परीक्षण हैं शिक्षक निर्मित परीक्षण, मौखिक परीक्षण, आत्मनिष्ठ परीक्षण, प्रमाणीकृत परीक्षण। तो 44वें का चौथा ऑप्शन है जो करेक्ट है, प्रमाणीकृत परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीसीई में व्यापकता का आशय निम्नांकित में से नहीं है? विषयों की व्यापकता, उपकरणों की व्यापकता, दायरे की व्यापकता और प्रश्नों की व्यापकता। तो इसमें व्यापकता का आशय नहीं है वो पूछा है, तो चौथा ऑप्शन करेक्ट है, प्रश्नों की व्यापकता इसमें शामिल नहीं है। प्रश्न नंबर 46 है, एक बालक जरूरत से ज़्यादा अपने आप को असमर्थ समझ रहा है, वह हीन भावना ग्रंथि से पीड़ित है और आत्मविश्वास खो बैठा है। एक शिक्षक होने के नाते आप उसका उपचार कैसे करेंगे? तो पहला ऑप्शन इसका सही उत्तर है, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार के द्वारा उसका उपचार किया जा सकता है। ऑप्शन ए जो इसका फर्स्ट वाला इसका करेक्ट आंसर है। का प्रकार है आलोचनात्मक, विश्लेषणात्मक, मिलान प्रश्न, व्याख्यात्मक। तो वस्तुनिष्ठ का प्रकार है मिलान प्रश्न। मौन पठन का लाभ है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मौन पठन का क्या लाभ है इसमें? स्वाध्याय की प्रवृत्ति विकसित होती है। सही उत्तर इसका स्वाध्याय की प्रवृत्ति विकसित होती है। प्रश्न नंबर 49 है, एक अच्छे मूल्यांकन की विशेषता नहीं है वैधता, वस्तुनिष्ठता, व्यापकता और आत्मनिष्ठता। तो अच्छे मूल्यांकन की आत्मनिष्ठता वाली विशेषता नहीं है, बाकी तीनों जो है। रचना शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इस प्रश्न में भी बोर्ड की ओर से जो बोनस अंक दिए गए थे। नेक्स्ट ये प्रश्न नंबर 51 से 55 तक है जो इस गद्यांश के आधार पर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो आप इस वीडियो को पॉज करके इस गद्यांश को पढ़ सकते हैं और फिर इनके प्रश्न दे सकते हैं। व्याकरण पर आधारित इसके प्रश्न होंगे। तो प्रश्न नंबर 51 है, तिरस्कार शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है? तो तिरस्कार में जो संधि है वो विसर्ग संधि प्रयुक्त होती है। प्रश्न नंबर 52 है, हीन भावना शब्द में कौन सा समास है? तो हीन भावना शब्द में जो कर्मधारय समास होता है। उत्कर्ष का सही विलोम क्या है? तो उत्कर्ष का सही विलोम हो जाएगा अपकर्ष। प्रश्न नंबर 54, स्वावलंबी शब्द के लिए प्रयुक्त सही वाक्यांश हैं स्वयं की इच्छा से सेवा करने वाला, स्मरण करने वाला, जो हर प्रकार से आत्मनिर्भर हो और बिना संकोच बोलने वाला। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका तीसरा, जो हर प्रकार से आत्मनिर्भर हो। प्रश्न नंबर 55, इनमें से विदेशी शब्द बताइए। तो राष्ट्र, निरंतर, व्यक्ति और दौरान। सही उत्तर हो जाएगा इसका दौरान। प्रश्न नंबर 56 से लगाकर 60 तक के भी उत्तर है जो इस गद्यांश के आधार पर
देने हैं तो आप वीडियो को पॉज करके इस गद्यांश को पढ़ सकते हैं और उसके बाद इन प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। तो आइए देखते हैं अगले प्रश्न 56 से। इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग शब्दों से असंगत हैं? विनाश, स्थिति, वातावरण, परिणाम। सही उत्तर हो जाएगा इसका स्थिति। स्थिति है जो स्त्रीलिंग शब्द है, बाकी सभी के जो पुल्लिंग शब्द है। प्रश्न नंबर 57 है। इनमें से वह शब्द बताइए जिसका वचन अथवा लिंग किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलता है। आलसी, लिपि, दीवार और जल। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका जल। प्रश्न नंबर 58 है। उपयोगितावाद शब्द का सही अर्थ बताइए। तो इसका जो सही अर्थ है वो है अधिक से अधिक लोगों का अधिक से अधिक हित साधन का जो धर्म होता है इसको उपयोगितावाद कहा जाता है। प्रश्न नंबर 59। यदि हम अब भी नहीं संभले तो उसके विनाशकारी परिणाम शीघ्र सामने आएंगे। वाक्य में कौन से काल की प्रयुक्ति हुई है? तो सही उत्तर इसका संभाव्य भविष्यत काल। प्रश्न नंबर 60 है। सभी चौराहों पर बहुत भीड़ रहती है। वाक्य में रेखांकित शब्द का अर्थ जो सही उत्तर है। तो अब तक हमने रीट 2017 के 30 प्रश्न देखे हैं भाषा प्रथम हिंदी के रूप में। अब हम रीट 2015 के प्रश्न देखेंगे जो 7 फरवरी 2016 को इसका पेपर हुआ था। तो इस वीडियो में अब आगे हम 2015 के पेपर में जो हिंदी के प्रश्न पूछे गए थे भाषा प्रथम के रूप में, उन प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तो ये 2015 की रीट का जो हिंदी का पेपर है लैंग्वेज फर्स्ट, इसमें प्रश्न नंबर 31 से 35 तक के उत्तर इस गद्यांश के आधार पर देने हैं। तो आप इस वीडियो को पॉज करके यहाँ से जो इस गद्यांश को पढ़ सकते हैं। इसके बाद में हम इस पर आधारित प्रश्न करेंगे। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 31। इनमें से सार्वनामिक विशेषण किसमें है? गांधी जी ने इनके खिलाफ संघर्ष किया। इस पाशविक चक्र से मुक्त कराने। उनके अनुसार अहिंसा का अर्थ है वे अत्यंत विनीत थे। तो इनमें से सार्वनामिक विशेषण क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, इस पाशविक चक्र से मुक्त कराने। प्रश्न नंबर 32। इनमें से प्रत्यय से निर्मित शब्द कौन सा है? धैर्य, कुछेक, खिलाफ, कोशिश। तो ऑप्शन इसमें 2 सही माने गए हैं, धैर्य और कोशिश। प्रश्न नंबर 34, सॉरी इससे पहले प्रश्न नंबर 33। इनमें से कौन सा शब्द संधि का उदाहरण नहीं है? संसार, अत्यंत, सदाचार, सामाजिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सामाजिक। प्रश्न नंबर 34। अस्वाभाविक शब्द में इनमें से क्या है? तो अस्वाभाविक शब्द में एक तो समास और उपसर्ग भी है, इसके अलावा उपसर्ग और प्रत्यय भी हैं। समास, उपसर्ग और प्रत्यय तीनों चीज़ें इसमें हैं। तो इसमें 2 ऑप्शन सही माने गए, समास और उपसर्ग और प्रत्यय। प्रश्न नंबर 35। इनमें से किसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है? लाखों लोगों के, आर्थिक विषमता, अहिंसा की भावना, एक प्रेरणा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अहिंसा की भावना। प्रश्न नंबर 36 से 40 तक का उत्तर इस गद्यांश को पढ़ के देना है। तो प्रश्न नंबर 36 है। इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? लिपि, पढ़ाई, समझ, संघर्ष। सही उत्तर हो जाएगा इसका संघर्ष। बाकी तीनों है जो स्त्रीलिंग शब्द हैं। प्रश्न नंबर 37। इनमें से कौन सा शब्द कारक परसर्ग के साथ प्रयुक्त होने पर ही बहुवचन रूप में बदलता है? बालक, पुस्तक, दीवार और दाल। तो सही उत्तर हो जाएगा इसमें बालक। प्रश्न नंबर 38। तुमने पढ़ाई की होती तो ऐसे दिन नहीं देखने पड़ते। यह वाक्य किस प्रकार का है? सामान्यभूत, हेतुमतभूत, अपूर्णभूत, आसनभूत। तो सही उत्तर इसका
हेतु हेतु मद भूत। प्रश्न नंबर 39, इनमें से वह शब्द बताइए जिसका वचन अथवा लिंग किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलता है। आलसी, पानी, दिन, लिपि। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका पानी। पानी का बहुवचन नहीं होता है और पानी का कभी भी स्त्रीलिंग या पुल्लिंग नहीं होता है। प्रश्न नंबर 40, इनमें से पुल्लिंग शब्द बताइए। उम्मीद, आशा, बचपन, बेकारी। तो इसमें से पुल्लिंग शब्द हैं बचपन। प्रश्न नंबर 41, आपका जीवन मंगलमय हो, यह वाक्य किस प्रकार का है। तो यह है जो इच्छावाचक वाक्य हैं। 41वें में पहला ऑप्शन सही है। 42वां प्रश्न है, तो 42वां प्रश्न है, मेरा बड़ा भाई निशांत जासूसी पुस्तकें अधिक पढ़ता है, इस वाक्य में उद्देश्य का विस्तार है। तो सही उत्तर हो जाएगा मेरा बड़ा भाई, इसमें उद्देश्य का विस्तार है। प्रश्न नंबर 43, अर्थ के आधार पर वाक्य का कौन सा भेद इनमें से नहीं है। विस्मयबोधक, विधानार्थक, मिश्र, प्रश्नात्मक। तो अर्थ के आधार पर जो मिश्र वाक्य जिसमें गलत है, बाकी सभी जो वाक्य के भेद होते हैं। प्रश्न नंबर 44, पाखंडी व्यक्ति के लिए प्रयुक्त मुहावरा है। तो पाखंडी व्यक्ति के लिए प्रयुक्त मुहावरा इसमें से है बगुला भगत। सही उत्तर हो जाएगा इसका बगुला भगत। 45वां प्रश्न है, जमात में करामात का अर्थ है। जमात में रहने वाले लोग खुराफात करते हैं, जमात में रहकर लोग गड़बड़ियाँ करते हैं, साथ रहने से कुछ न कुछ गड़बड़ होती हैं, एकता में शक्ति होती हैं। तो सही उत्तर इसका एकता में शक्ति होती है। प्रश्न नंबर 46, भाषा में बिंब के प्रकार हैं। तो ये प्रश्न डिलीट कर दिया गए हैं, तो इसका उत्तर आपको पता हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें कि भाषा में बिंब के प्रकार कितने होते हैं। प्रश्न नंबर 47 है, भाषा सीखने का स्वाभाविक और मनोवैज्ञानिक क्रम है। तो भाषा सीखने का स्वाभाविक और मनोवैज्ञानिक क्रम है सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। LSRW जिस नियम को कहा जाता है, LSRW। प्रश्न नंबर 48 है, भाषा शिक्षण के सिद्धांत हैं। प्रेरणा का सिद्धांत, क्रिया द्वारा सीखने का सिद्धांत, जीवन से जोड़ने का सिद्धांत, उपरोक्त सभी। तो सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 49 है, भाषा दक्षता विकास किया जा सकता है। तो उच्च शुद्ध उच्चारण से के माध्यम से, लिपि व वर्तनी का सही ज्ञान कराकर, शब्द रचना का ज्ञान कराकर, उपरोक्त सभी प्रकार से। तो सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी प्रकार से। प्रश्न नंबर 50 है, रचना शिक्षण के मुख्य रूप होते हैं। तो इसका ऑप्शन है 5, 3, 2, 7। तो रचना शिक्षण मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। सस्वर वाचन का अभ्यास कराने के लिए सबसे उपयुक्त साधन क्या है। तो सस्वर वाचन का अभ्यास कराने के लिए सबसे उपयुक्त साधन है वो है सामूहिक वाचन। प्रश्न नंबर 52, मौन वाचन कब शुरू करना चाहिए। तो इसमें जो सही उत्तर माना गया था वो तीसरी कक्षा से उसका उत्तर माना गया था। अब आपके अनुसार अगर कहीं बुक में पढ़ा हो तो ज़रूर कमेंट करके बताएं कि मौन वाचन कब से प्रारंभ करना चाहिए, तीसरी कक्षा से, चौथी कक्षा से, छठी कक्षा से या दूसरी कक्षा से। बोर्ड ने इसका उत्तर जो तीसरी कक्षा माना है। प्रश्न नंबर 53 है, साइलेंट रीडिंग किसकी रचना है। तो डेचेंट की, स्मिथ की, ब्राइन की, पिंटर की। तो सही उत्तर हो जाएगा इसमें ब्राइन की। सबसे फेमस क्वेश्चन है ये, साइलेंट रचना जो ब्राइन है उनकी रचना है। प्रश्न नंबर 54 है, रेडियो की सीमाओं को कौन सा श्रव्य साधन दूर कर सकता है। ग्रामोफोन, लिंग्वाफोन, टेप रिकॉर्डर या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा टेप रिकॉर्डर। टेप रिकॉर्डर जो रेडियो की सीमाओं को दूर कर सकता है। प्रश्न नंबर 55 है, लिंग्वाफोन जैसा शैक्षिक उपकरण है। तो लिंग्वाफोन है जो हमेशा श्रव्य उपकरण में गिना जाता है। प्रश्न नंबर 56 है,
जिस उद्देश्य के लिए परीक्षण तैयार किया गया है यदि वह उसकी पूर्ति करता है तो वह कहलाएगा, तो उसको वैध परीक्षण कहा जाता है। सही उत्तर हो जाएगा इसका वैध परीक्षण। प्रश्न नंबर है 57। उपलब्धि परीक्षण निर्माण में समंकन योजना बनाने का उद्देश्य है निर्णय संबंधी असंगति को दूर करने में सहायता प्रदान करना, प्रश्नों की संख्या निर्धारित करना, छात्रों की कठिनाइयों का निर्धारण करना और उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 58 है। सीसीई प्रणाली में A1 ग्रेड कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को प्रदान की जाती हैं? तो इसका सही उत्तर है इसमें 91 से 100 के बीच के विद्यार्थी नंबर वाले को A+ या फिर A1 ग्रेड प्राप्त होती हैं। प्रश्न नंबर 59 है। उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है? तो उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है छात्रों का पिछड़ापन दूर करना। अगला प्रश्न है 60। CBSE ने किस वर्ष 10वीं की बोर्ड परीक्षा से सतत एवं समग्र मूल्यांकन प्रणाली लागू कर दी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वर्ष 2010-2011 वाले सत्र से। तो ये 2015 का जो रीट पेपर हुआ था उसमें हिंदी के प्रश्न पूछे गए थे भाषा प्रथम के रूप में। अब हम अगले वीडियो में यानी कि अगले भाग में हम RTET 2012 जो लेवल 2 के लिए पेपर हुआ था उसमें जो हिंदी के पूछे गए प्रश्नों की हम चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं हम RTET 2012 का जो पेपर है हिंदी भाषा प्रथम। तो सबसे पहले देखते हैं ये भाषा प्रथम हिंदी का पेपर है। इस खंड में कुल 30 प्रश्न हैं और सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। तो प्रश्न नंबर 31 से लगाकर 37 तक के उत्तर इस पैराग्राफ को पढ़कर एग्जाम में उत्तर देना है। तो आप वीडियो को पॉज करके इस पैराग्राफ को पढ़ सकते हैं, पद्यांश गद्यांश को। तो आइए अब हम देखते हैं प्रश्नों को। संसार के सभी देशों में शिक्षित व्यक्ति, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये पैराग्राफ में से ढूंढना इसका उत्तर, तो अपनी मातृभाषा में दक्ष होते हैं। 32वां प्रश्न है। अंग्रेजी में जिसकी दक्षता असंदिग्ध हो, इसमें जो रेखांकित पद है इसका अर्थ क्या है? तो असंदिग्ध का मतलब होता है संदेह से संदेह रहित, संदेह रहित। प्रश्न नंबर 33। कौन सा एक वचन है? अच्छे लेखक, कौन सी कृतियाँ, अपनी मातृभाषा, अन्य देशों। तो इनमें से जो एक वचन है वो है अपनी मातृभाषा। प्रश्न नंबर 34। कौन सा पुल्लिंग शब्द नहीं है? व्यक्ति, भाषा, उपकरण, लेखक। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका भाषा। पुस्तक का बहुवचन है? पुस्तकें, पत्रिकाएं, पुस्तकालय या ग्रंथ। सही उत्तर हो जाएगा पुस्तकें। कवि का स्त्रीलिंग है? तो इसका सबसे बढ़िया प्रश्न पूछा जाता है बार बार। तो कवि का स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा कवयित्री। कवयित्री कवि का स्त्रीलिंग रूप है। भारत में स्थिति दूसरी है का भूतकालिक रूप होगा? तो भारत में स्थिति दूसरी थी, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। प्रश्न नंबर 38 है। कौन मिश्र वाक्य हैं? तो ऑप्शन आपके सामने है। राहुल पढ़ रहा है, सुरेश नदी में डूबने लगा, मैंने सुना कि सुरैया ने निकाह कर लिया है, वह आया, थोड़ी देर बैठा और तुरंत लौट आया। तो मिश्र वाक्य इसमें से जो है वो तीसरा ऑप्शन सही है इसका। मैंने सुना है कि सुरैया ने निकाह कर लिया है। प्रश्न नंबर 39। मोहन घर से लौटकर कहने लगा कि उसका मन नहीं लग रहा है, इस वाक्य में रेखांकित पदबंध हैं। तो जो घर से लौटकर है इसमें जो पदबंध है उसका नाम है क्रिया विशेषण पदबंध। क्रिया विशेषण पदबंध। प्रश्न नंबर 40। काला मुंह होना का अर्थ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बदनाम होना। मुंह काला होने का मतलब क्या है? बदनाम होना। प्रश्न नंबर 41। ओठों निकली कोठों चढ़ी का अर्थ क्या है? तो मुंह से निकली बात चारों तरफ फैल जाती है, इसका सही करेक्ट आंसर है। प्रश्न नंबर 42। चांदी का जूता का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है? तो चांदी का जूता महंगी वस्तु, अनुपयोगी वस्तु, अमेरिका दिखावा या फिर रिश्वत। तो सही उत्तर आपने देख लिया, इसमें रिश्वत इससे सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 43। अधिगम की संपूर्णता होती है? इकाई योजना में, दैनिक पाठ्य योजना में,
मासिक पाठ योजना में और वार्षिक योजना में। तो सही उत्तर हो जाएगा अधिगम की संपूर्णता इकाई योजना में होती है। आपसे प्रश्न ये कि जो इकाई योजना है वह किस मनोवैज्ञानिक ने दी थी, इसका उत्तर आपको कमेंट करना है। आप वीडियो को पॉज करके इसका उत्तर ज़रूर कमेंट करें कि इकाई योजना किसने दी थी। प्रश्न नंबर 44 है, लेखन कला का विकास होता है देखने से, सुनने से, अनुकरण से और अभ्यास से। तो लिखने का कार्य तो हमेशा अभ्यास से ही जो होता है। प्रश्न नंबर 45 है, इसमें हिंदी शिक्षण में उपलब्धि की जांच की जाती है उपलब्धि परीक्षण से, बुद्धि परीक्षण से, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से, मौखिक परीक्षा से। तो उपलब्धि की जांच है जो उपलब्धि परीक्षण से की जाती हैं। प्रश्न नंबर 46, सतत और समग्र और सतत मूल्यांकन है विद्यार्थियों के लिए उपयोगी परंतु शिक्षक के लिए भार है। मूल्यांकन में विद्यार्थी और शिक्षक के बीच निकट संबंध आवश्यक है। और सी है, इसमें शिक्षण के दौरान भी संभव है और इससे जो विद्यार्थी के व्यक्तित्व का विकास होता है। तो पहले ऑप्शन को छोड़कर बाकी तीनों जो इसमें सही हैं। 47वां प्रश्न, उपचारात्मक शिक्षण के लिए आवश्यक नहीं है। तो शिक्षण विधि को स्थायी रखना ये उपचारात्मक शिक्षण के लिए आवश्यक नहीं है। अब इसी प्रकार है जो प्रश्न नंबर 48 से 53 के बीच में भी एक पैसेज दे रखा है, पैराग्राफ, उसको पढ़ के उसके उत्तर लिखने हैं। तो हम व्याकरण के प्रश्न देख लेते हैं पहले इससे संबंधित। 48वां प्रश्न, निम्न में से तत्सम शब्द हैं। तो सभ्यता, अवलोकन, हासिल, आवश्यकता। तो सही उत्तर हो जाएगा इसमें हासिल। हासिल है जो तत्सम शब्द होता है। 49वां प्रश्न है, काम का तद्भव है। तो काम का तद्भव है जो सारे इसमें कहते हैं। सुयोग का विलोम है। तो सुयोग का विलोम हो जाएगा कुयोग। सही उत्तर है कुयोग। प्रश्न नंबर 51, कौन से शब्द में उपसर्ग हैं? सभ्यता, उपयोगिता, भटकता या पूजा। तो उपयोगिता में जो एक उपसर्ग होता है। अच्छा, आपको कमेंट करना है कि उपयोगिता में कौन सा उपसर्ग है। वीडियो पॉज करके इसका उत्तर अभी कमेंट कर दें कि उपयोगिता में कौन सा उपसर्ग है। प्रश्न नंबर 52, कौन समास नहीं है? विचारधारा, आत्मपरिशोध, परितोष, एकनिष्ठता और कमाना। तो इनमें से जो कमाना है वो समास नहीं है, ये एक प्रकार की क्रिया है। आमदनी के संदर्भ में कौन सा शब्द असंगत है? कमाई, आय, मुनाफा, आना। तो इसमें भी जो आना है वो गलत है, बाकी तीनों जो आमदनी से संबंधित हैं। अब प्रश्न बात करते हैं 54 की। 54वां प्रश्न है, कौन कथन सही नहीं है? वाक्य के दो प्रमुख अंग होते हैं, कर्ता और क्रिया। कर्ता के विस्तार को उद्देश्य कहते हैं और क्रिया के विस्तार को विधेय कहते हैं। रचना के आधार पर वाक्य 4 प्रकार के होते हैं। यही कथन गलत है, बाकी सभी है जो सही हैं। 55 नंबर प्रश्न है, एक प्रधान उपवाक्य और अन्य आश्रित उपवाक्य किसमें होते हैं? तो प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य हमेशा मिश्र वाक्य में प्रयुक्त होते हैं। भाषा की शिक्षा दी जानी चाहिए। तो अर्थ ग्रहण और अभिव्यक्ति के लिए जो भाषा की शिक्षा दी जानी चाहिए। व्याकरण अनुवाद विधि को किस नाम से जाना जाता है? तो व्याकरण अनुवाद विधि को भंडारकर विधि के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, आपसे प्रश्न ये कि ये जो भंडारकर महोदय हैं, इनका पूरा नाम क्या था जिन्होंने व्याकरण अनुवाद विधि दी थी? भंडारकर महोदय का पूरा नाम आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। प्रश्न नंबर 58 है, लेखन क्रिया के शिक्षण का आरंभ होता है। तो लेखन क्रिया हमेशा सीधी रेखाओं से प्रारंभ होती है। प्रश्न नंबर 59 है, द्रुत पाठ हैं। तो इस प्रश्न में जो बोनस अंक दिए गए थे, द्रुत पाठ वाले प्रश्न में बोनस अंक दिए गए थे। अब बात करते हैं लास्ट प्रश्न है 2012 के आरटेट का। इसके बाद में हम 2011 का आरटेट पेपर देखेंगे। 60वां प्रश्न है, शब्द भंडार में वृद्धि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गद्य शिक्षण। गद्य शिक्षण से जो शब्द भंडार में काफ़ी वृद्धि होती है। तो ये अब तक हमारे 3 पेपर हो चुके हैं कंप्लीट।
2017 का पेपर, 2015 का पेपर और RTET 2012 का पेपर। अब हम हल करेंगे RTET 2011 का पेपर, जिसमें हिंदी के 30 प्रश्न पूछे गए थे भाषा फर्स्ट के रूप में। तो आइए देख लेते हैं हम। और इससे पहले दोस्तों मैंने एक वीडियो बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का भी बनाया था, जो जिस प्रकार ये हिंदी का वीडियो बन रहा है वैसे वैसे उसका भी वेब पेपर था पूरा। 30 प्रश्न उसके भी पूछे गए थे, कुल मिला के 120 प्रश्न उसमें भी हमने हल किए थे। तो वो वीडियो आपने नहीं देखा हो तो ज़रूर देखें, उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और एक ऊपर आई बटन में भी इसका लिंक जो मिल जाएगा। तो हम RTET 2011 का पेपर देखते हैं। तो RTET 2011 भाषा फर्स्ट हिंदी, प्रश्न नंबर 31 है, कौन वर्ण घोष नहीं है? तो सही उत्तर हो जाएगा इसमें, ऑप्शन देख लेते पहले। वर्ण ए, छ, अ और ड, इनमें से घोष वर्ण नहीं है, तो जो छ है वो घोष वर्ण नहीं है। 32वां प्रश्न, किस शब्द में री स्वर नहीं है? कृपा, कृष्ण, दृष्टि और रिवाज। तो ये जो री स्वर है वो किस में नहीं है? तो इसे रिवाज में जो नहीं है। प्रश्न नंबर 33, किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? तो अनुस्वार किनको कहा जाता है? तो स्वर के बाद में आने वाली नासिक के ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है। सही उत्तर हो जाएगा ए। प्रश्न नंबर 34, किस शब्द में गुण संधि है? सिंदूरमी, भारतेंदु, नारीश्वर, लोकेश्वर्य। तो इनमें से गुण संधि हमेशा इसमें भारतेंदु शब्द में होगी। प्रश्न नंबर 35, वृक्ष छाया का संधि विच्छेद होगा? वृक्ष प्लस छाया, वृक्ष प्लस छाया, वृक्ष छाया और वृक्ष और छाया। तो वृक्ष प्लस छाया वाला डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 36 है, समश्रु शब्द का तद्भव रूप होगा? तो समश्रु शब्द जो मूछों के लिए प्रयुक्त में होता है, तो मूछ इसका जो सही उत्तर होगा। विपरीत अर्थ का बोध कराने वाले शब्द को कहते हैं? तो उनको विलोम शब्द कहा जाता है। हिंदी भाषा के जो पेपर हैं वो RTET 2011 में काफ़ी सरल पेपर था, आप देख सकते हैं प्रश्नों का लेवल। 38वां प्रश्न है, वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है? वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है रंग, आकाश, जाति और अक्षर। तो इसमें से आकाश के लिए वर्ण शब्द काम में नहीं लेते, बाकी रंग, अक्षर और जाति के लिए तो काम में लेते हैं। 39वां प्रश्न है, कौन शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? जलज, अंबुज, पंकज, मनसीज। तो ये मनसीज है जो कमल का पर्यायवाची नहीं है, बाकी तीनों है जो कमल के पर्यायवाची हैं। प्रश्न नंबर 40, जिसका मन व ध्यान दूसरी तरफ हो उसके लिए एक शब्द होगा? तो उसको कहा जाता है अन्य मनस्क। अन्य मनस्क को है जो एक शब्द में कहा जाता है जिसका मन व ध्यान दूसरी तरफ हो। प्रश्न नंबर 41, अभिधा शब्द शक्ति में लक्ष्य प्रकट होता है? तो वाच्यार्थ प्रकट होता है। प्रश्न नंबर 42 है, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं? तो पशु पक्षी, गुण दोष, दिशाएं और आभूषण। तो गुण दोष है जो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न नंबर 43 है, मदन काली पतलून पहनकर खेलने आया है, विशेषण है इसमें से? तो काली पतलून का जो इसमें विशेषण है। प्रश्न नंबर 44, वहाँ मोहन की खालिस्तान कोई नहीं था? तो मोहन के अलावा। सही उत्तर हो जाए इसका इसमें अलावा। प्रश्न नंबर 45 है इसमें, हमें सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए, इस वाक्य में तक क्या है? तो तक है जिसमें संबंध बोधक अवयव हैं, संबंध बोधक अवयव। प्रश्न नंबर 46 है, को और के लिए कारक के चिन्ह हैं? तो संप्रदान कारक के ये चिन्ह है। प्रश्न नंबर 47 है, उद्देश्य और विधेय किसके अंग हैं? तो उद्देश्य और विधेय हमेशा वाक्य के अंग होते हैं। प्रश्न नंबर 48 है,
तेंदुलकर ने एक ओवर में 5 छक्के लगाए, इस वाक्य में उद्देश्य क्या है? तो इस वाक्य का उद्देश्य हो जाएगा तेंदुलकर। नेक्स्ट प्रश्न है 49। ये जो विराम चिन्ह है इसका नाम क्या दे रखा है? तो ये जो विराम चिन्ह है एक बिंदु लगा के इस तरह वाला, तो इस विराम चिन्ह का नाम क्या है? अर्धविराम, विराम, अल्प विराम, हंसपद। तो अर्धविराम का चिन्ह है जो आता है ये। प्रश्न नंबर 50। किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो उसके लिए जो कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है। अवसर का लाभ उठाना किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो बहती गंगा में हाथ धोना इसके लिए प्रयुक्त हुआ है। प्रश्न नंबर 52 है, बाधा डालना, इसमें से जो होगा वो रोड़ा अटकाना इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 53 है, अपना हाथ जगन्नाथ का अर्थ क्या है? तो अपने कार्य से काम करना ही उपयुक्त, अपने हाथ से काम करना ही उपयुक्त होता है। प्रश्न नंबर 54, मैं तुम सबको खूब समझता हूँ और तुम सब एक जैसे हो के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एक ही थाली के चट्टे बट्टे, एक ही थाली के चट्टे बट्टे। अगला प्रश्न है, अधिसूचना का प्रकाशन कहाँ होता है? राजपत्र में, गजट में, समाचार पत्र, सूचना पत्र, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राजपत्र गजट इसका सही उत्तर है। निविदा सूचना का उद्देश्य होता है सामान की आपूर्ति करवाना, सामान की नीलामी, निर्माण कार्य करवाना, उपरोक्त तीनों। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त तीनों। किसी कार्यालय द्वारा एक साथ अनेक प्रेषितियों को भेजा जाने वाला शासकीय पत्र या ज्ञापन आदेश क्या कहलाता है? तो उसको परिपत्र कहा जाता है। सही उत्तर हो जाएगा इसका परिपत्र। प्रश्न नंबर 58 से लगाकर 60 के प्रश्नों के लिए इस गद्यांश में से प्रश्न के उत्तर छांटने हैं। तो इस गद्यांश को पढ़ने के बाद इसका शीर्षक पता चलेगा, तो आप वीडियो को पॉज करके इस छोटे से गद्यांश को पढ़ सकते हैं और 58वां प्रश्न आराम से कर सकते हैं। तो इस गद्यांश में बताया गया है संगति का प्रभाव, संगति के कैसी संगति के साथ बैठने पर कैसा प्रभाव पड़ता है। प्रश्न नंबर 59 है, कुसंग का अर्थ है कुशल साथी, कक्षा के साथी, संगीत के साथी, बुरी संगति। तो बुरी संगति इसका है जो सही उत्तर है। दोस्तों इस 2011 के रीट का यानी कि आरटेट का अंतिम प्रश्न है 60वां। इससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पुराने वीडियो नहीं देखे तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर पुराने वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको वीडियो की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो अंतिम प्रश्न दोस्तों, इस गद्यांश का केंद्रीय भाव है संगति का महत्व, युवा पुरुष, नीति और सद्वृत्ति, उन्नति। तो सही उत्तर हो जाएगा संगति का महत्व। दोस्तों आपसे एक प्रश्न है कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो इस वीडियो में हमने आरटेट 2011-12, रीट 2015-17 के पेपर में जो प्रश्न पूछे गए थे हिंदी के, इन प्रश्नों की आपको यहाँ पे चर्चा करेगी। तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और आपके मन में कोई प्रश्न हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। मिलेंगे दोस्तों एक नए वीडियो में, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करते हैं। तो मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।